चलिए बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? रिवीजन ठीक चल रहा है बच्चों का? अगर रिवीजन चल रहा है तो आइए हम आपके साथ शुरुआत करते हैं। आज की बातचीत हमारी होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ठीक है, पहले ये एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब तो ये बन गया है सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आइए मैं आपको इसकी बातें करा देता हूं। चलिए सब लोग निकालिए कॉन्सेप्ट की कॉपी। कॉन्सेप्ट की कॉपी में इसलिए बार बार बोलता हूं बेटा, क्योंकि चीजों को दोहराने से ही चीज अपनी होती है। आप जितना दोहराएंगे उतनी अच्छी बात बनेगी। लीजिए, ये है AS13। कहता है इन्वेस्टमेंट आर द एसेट्स हेल्ड बाय एंटिटी। इन्वेस्टमेंट्स आर द एसेट्स हेल्ड बाय एंटिटी फॉर अर्निंग इंटरेस्ट डिविडेंट और रेंट। इंटरेस्ट डिविडेंट और रेंट के लिए, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या कैपिटल के एप्रिसिएशन के लिए, बट नॉट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान रखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो मकसद के लिए, दो ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव है इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड कमाओ, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल का एप्रिसिएशन करो। इस दो ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम हम लोग करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलो। स्कोप, इट डील्स विद द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड। ये काम AS9 में हमने पढ़ लिया था कि इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड को हम कैसे करेंगे। और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज क्या होगा। और इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान और लाइफ इंश्योरेंस एंटिटी, उन पे ये लागू नहीं होता क्योंकि उनका अलग तरीके का हिसाब होता है, उस पे AS13 लागू नहीं होगा। और इस पे तो आप जानते ही हैं, यहाँ भी इंटरेस्ट मिलता है लेकिन इस पे AS19 है। म्यूचुअल म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, बैंक ETC पे नहीं लागू होता क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक और अलग बातें की जाती हैं। तो देखिए कहाँ लागू होता है, उन सभी एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन चार चीजों को छोड़ देते हैं क्योंकि इनका तरीका अपना कुछ और है। एक तो 9 है, एक 19 है, और बाकी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे भी ये लागू नहीं होता। अब आइए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई एसेट्स है तो कॉस्ट की बात करनी पड़ेगी। कहा गया कि कॉस्ट इंक्लूड एक्विजिशन चार्जेज लाइक ब्रोकरेज फीस वगैरह, मतलब जो परचेज करेंगे वो तो खैर होगा ही होगा, बट कोई ब्रोकरेज या एक्विजिशन चार्ज लग गया तो वो सब भी आपको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, डन है। और आगे बढ़िए। एक कभी कोई एक्सचेंज ऑफ एसेट हुआ तो देखिए, अगर आपने किसी सिक्योरिटी के बदले में किया है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, एक सिक्योरिटी के बदले दूसरी सिक्योरिटी, अपना शेयर दे के फिर आपने किसी का इन्वेस्टमेंट लिया, ऐसा होता है ना। तो ऐसे में कॉस्ट विल बी फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 शेयर खरीदे हैं एक्स लिमिटेड के, और उसके बदले में ओन शेयर दिया है आपने 8,000। अब 8,000 ओन शेयर का मार्केट में आजकल रेट है 15, यानी कि 1,20,000। तो इसके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए। और अदर एसेट, एट फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप इफ इट इज मोर क्लियरली एविडेंट, अगर ये ज्यादा क्लियरली एविडेंट है। ये वही बात नहीं जो AS10 में था, है ना, कि जो फेयर वैल्यू आपने एसेट दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दे के शेयर लिया है वो, या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप, ऐसा कुछ है तो वो ले लीजिए। इन दोनों में जो ज्यादा क्लियरली एविडेंट है उसको आपको लेना है। यू हैव टू कंसिडर दैट।
ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये क्या है भाई? तो रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करें। कहां से कम करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम करें अगर कोई प्री इक्विजिशन डिविडेंड आ गया। इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मतलब मैंने ये शेयर लिया, ठीक है, शेयर यहां लिया और डिविडेंड यहां के लिए बंट रहा है, तो मुझे बाद में तो डिविडेंड मिल ही जाएगा, लेकिन मेरे एक्विजिशन से पहले के टाइम के लिए है तो ये कॉस्ट में से रिड्यूस होगा। इस 13 की बात को याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने में भी काम आएगा और बाद में होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे वहां भी काम आएगा। कोई राइट इशू है तो अगर सब्सक्राइब कर लिया तब तो ऐड करो कॉस्ट में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रिनाउंस कर दिया, तो सेल प्रोसीड्स को जनरली पीएल में क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर आपने कम राइट बेसिस पे किया है और आपको ऐसा लगता है कि बाद में मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट का कम होगा, तो ऐसे में आप इसको अपने कॉस्ट ऑफ सच मार्केट प्राइस से कम कर सकते हैं, जैसे प्री इक्विजिशन डिविडेंड है। मतलब ये है कि अगर हमने जब शेयर खरीदा तो राइट आने वाला था, इसके चक्कर में शेयर का दाम बढ़ गया और हमने यहाँ परचेज किया 30 रुपए, बाद में राइट इशू हुआ और राइट इशू होते ही उसकी वैल्यू कम हो गई और मान लो बेचने पे हमें 5 रुपए मिल गया, तो 5 रुपए कम कर दीजिए, मानिए कि हमारी कॉस्ट कितनी है 25, क्योंकि इसी 5 का तो दाम बढ़ा हुआ था ये। बट जनरली क्वेश्चन में कहेगा तब ऐसा करना है, वरना ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो बड़ा काम आता था, अभी भी कुछ क्वेश्चन तो है ही, तो वहां ये काम आ जाएगा बेटा, ठीक है ना? पढ़ लीजिए। सब्सक्राइब करो, कॉस्ट में ऐड करो, नहीं है तो बेच दिया, राइट, केवल हक बेच दिया, सेल प्रोसीड क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एंड इफ इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड ऑन कम बेसिस, तो फिर सेल प्राइस आप वहीं पे कम कर दो, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। सारी बुक नहीं मिलेगी ना, जो चल रहा है वो मिलेगा है कि नहीं? सब नहीं मिलेगा, जो चल रहा है वो मिलेगा, बाकी रिजल्ट के बाद मिलेगा बेटा। बुक है तो सारी। आगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए दो तरह से इन्होंने कहा है, या तो करेंट होगा या लॉन्ग टर्म। बहुत बड़ा एस नहीं है ना, बहुत छोटा एस है। देखो जो बाय नेचर रेडली रिलायबल हो और इंटेंडेड, दो खूबियां होनी चाहिए। इंटेंडेड टू बी होल्ड नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब इरादा है कि 1 साल के अंदर अंदर इसको वापस हम बेच देंगे, तो फिर ऐसे को हम क्या बोलते हैं बेटा? करंट इन्वेस्टमेंट। और बाकी को हम क्या बोलते हैं? अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। कैरिंग अमाउंट, करंट इन्वेस्टमेंट को देखना है लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। लॉन्ग टर्म को देखना है यूजुअली एट कॉस्ट, ठीक है। बट अगर कोई डिक्लाइन हो जो परमानेंट नेचर का हो, मतलब कम हुआ और आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं हो, जैसे यस बैंक के शेयर कभी 350 हुआ करते थे, अब बहुत दिनों से 15-20 पे अटके हुए हैं। 3 साल से तो मैं देख रहा हूं 15-20 पे खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जो 15-20 पे है, अब ये बढ़ के 150 350 होने की उम्मीद नहीं है, ये परमानेंट डिक्लाइन है, क्योंकि उसमें फ्रॉड वगैरह की बात आ गई थी और तब से वो शेयर परेशान है। याद रहेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल एज पर एस 10, कॉस्ट मॉडल एज पर एस 10। तो याद रखें, करेंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू को आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कितने में बिकना चाहिए, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। जरूर नहीं कि मार्केट वैल्यू ही हो, मार्केट वैल्यू से कम या ज्यादा भी फेयर वैल्यू हो सकता है, नहीं कुछ बोले तो मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लेना है, लेकिन परमानेंट डिक्लाइन हो तो फिर उसकी बात करनी पड़ेगी, प्रोविजन करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग और आपने एज इन्वेस्टमेंट रखा है तो फिर कॉस्ट मॉडल एज पर एज 10 आप लेकर चलेंगे। और अगर कभी रिक्लासिफिकेशन करना पड़े, हमारा ऑब्जेक्ट बदल जाए, जिसको हमने सोचा था करेंट वो लॉन्ग टर्म हो जाए, जिसको हमने लॉन्ग टर्म सोचा था वो करेंट हो जाए, तो भाई ऑब्जेक्ट बदलेगा तो उसकी वैल्यूएशन बदलेगी। तो करेंट से लॉन्ग टर्म होगा तो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ट्रांसफर, दोनों में जो कम होगा।
लेकिन अगर करंट लॉन्ग टर्म से करंट बनेगा तो ट्रांसफर कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वहां पे मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू की बात नहीं है। तो देखो कॉस्ट तो दोनों में है, यहाँ फेयर वैल्यू और यहाँ बुक वैल्यू। फोटो रूप में इसीलिए बनाया हुआ है मैंने, फोटो के रूप में देखेंगे तो चीजें जल्दी याद रहेंगे, क्योंकि इसी पे बेटा क्वेश्चन आता है, बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। लास्ट पॉइंट, कभी अगर डिस्पोजल हुआ तो भैया जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएल में जाएगा। पार्ट डिस्पोजल हुआ तो अब कैरिंग अमाउंट कौन से बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज। हालांकि मैं देख रहा हूँ स्टडी में कुछ में फीफो भी दे दिया गया है, बट रूल तो एवरेज का है। एस कहता है कि एवरेज मेथड पे लेना है। जैसे मैंने 10,000 शेयर था, आपने 2-2, 3-3 बार में खरीदा था, आपने उसमें 3,000 बेच दिया, तो 3,000 की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट लॉस होगा। तो वो कौन से बेसिस पे लेना है? वो फेयर वैल्यू सॉरी एवरेज कॉस्ट बेसिस पे लेना है। सिर्फ 7 पॉइंट है। अब मजे की बात बताऊं, एक भी चीज नहीं छूटी हुई है। आइए ना क्वेश्चन कराते हैं, एक भी चीज नहीं छूटी है बेटा। हम लोगों ने बेकार का ही एएस को बहुत बड़ा हवा बना दिया है। एएस को तरीके से कॉन्साइज करने आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एएस वैसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो उसका कोई अंत नहीं है, एक एक लाइन में एक एक कहानियां हैं। लेकिन सी इंटर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। आई रिपीट, ये कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो दो तरह का बनता है। एक तो बेटा ये सिंपल सिंपल छोटे वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आप ये देख लीजिए, और एक वो चैप्टर वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले ये छोटे वाले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ चैप्टर वाले क्वेश्चन भी बता दूंगा। हालांकि अब उसके आने के चांसेस कम हो गए हैं, बट फिर भी देख लीजिए। करेंट इन्वेस्टमेंट वो है जो बाय नेचर रेडली हो और इल मोर देन 6 मंथ। क्या ये ट्रू है? फॉल्स है, क्योंकि मोर देन 1 ईयर की बात है। आगे बढ़िए। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट बुक्स। अनकोटेड है तो ये कैरिंग अमाउंट हो गया, बुक वैल्यू हो गया। द पब्लिश्ड अकाउंट shows the company has incurred cash loss, declining market share, long term investment could not pay more than 20. How you will deal in preparation of financial statement for the year ended 31 मार्च? आप कैसे डील करेंगे? ठीक है भाई, बड़ा सिंपल है। मार्केट प्राइस, मार्केट शेयर उसका डिक्लाइन हो रहा है, कोई और कंपटीशन खा रहा है उसका शेयर, ऐसे गिर रहा है, और ये 20,000 से ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। तो कोई बात नहीं, 2 लाख है, 20,000 होने के चांसेज है, इसकी वैल्यूएशन 20,000 पे करेंगे और 81 का लॉस बताइए हम क्या करेंगे? प्रोवाइड कर देंगे। बिकॉज दिस डिक्लाइन इज ऑफ परमानेंट नेचर, नॉट टेम्पररी नेचर। टेम्पररी नेचर होता तो हम छोड़ देते, लेकिन ये तो परमानेंट नेचर है, तो फिर कैसे छोड़ सकते हैं बेटा इसको? ठीक है ना? तो ये लॉस हम रिकॉग्नाइज करेंगे। आप आंसर देख लीजिए। पहले तो हम लॉजिक लिख देंगे, और लॉजिक लिखने के बाद शुड बी मेड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट 1/20। ठीक ना? चलो आगे बढ़ो। 5.2, मेड इन्वेस्टमेंट इतना, इक्विटी इतना है, ऑफ विच दिस मच इज मेड इन लॉन्ग टर्म एंड रेस्ट एज टेम्पररी इन्वेस्टमेंट। द रिलीजिबल वैल्यू ऑफ ऑल सच इन्वेस्टमेंट बिकम्स इतना, लॉस्ट ए केस्ट ऑफ कॉपीराइट। ओहो हो, कॉपीराइट लॉस कर गए, फिर तो दिक्कत है। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन, रिडक्शन टेम्पररी नेचर का नहीं है, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? अरे तो हम इसकी वैल्यूएशन कर देंगे ना 200 पे, और लॉस प्रोवाइड कर लेंगे हम कितना? 400। अभी पढ़ा ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैसे तो कॉस्ट पे होता है, लेकिन ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम इसको किसी रिड्यूस्ड प्राइस पे भी वैल्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आ जाओ। हो गया एस खत्म। मैं सही बता रहा हूं, बस एक रिक्लासिफिकेशन वाला पढ़ा देना है, कहां कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी बात, इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन भी करा दूंगा। इस अटेम्प्ट में आया था क्वेश्चन।
मतलब ऐसी चीजें बेटा ये हैं कि टीचर तो चाहे हम लोग इसको चैप्टर को जनरली पढ़ाते हैं 3 क्लासेज में, मतलब 8-10 घंटे में, बट रिवीजन करने बैठे ठीक से मेरे वाला नोट्स आपने देख लिया तो 15 से 20 मिनट, और फिर क्वेश्चन को ऑडिट कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए। मतलब किसी भी सूरत में 2 से 3 घंटे से ज्यादा ACE13 टिकने वाला नहीं है। पढ़िए, इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ अनदर कंपनी, कॉस्ट इतनी है, परचेज गोल्ड इतना, सिल्वर इतना, मार्केट वैल्यू आर एज फॉलो, शेयर है, गोल्ड है, सिल्वर है। above investment will be shown in the books for their ended as per provisions of AS13 accounting for investment। ठीक, चल बेटा आगे बढ़ा। तो कॉस्ट इतनी है, 2003 में खरीदा था, और ये सब बहुत पुराना खरीदा, ओल्ड परचेज है, ओल्ड परचेज और अभी तक रखा है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो हमने पढ़ा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम ध्यान नहीं देते, हम किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे। तो उनकी वैल्यूएशन तो हम 4 और 2 पे ही करेंगे, मार्केट वैल्यू बढ़ गया हो घट गया हो हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रही बात शेयर की, अब शेयर तो अभी खरीदा है, हालांकि बोला नहीं है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, मान लेते हैं शॉर्ट टर्म है। अगर शॉर्ट टर्म है तो अब उसकी वैल्यू 225 पे होगी, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसकी वैल्यू अभी भी, शॉर्ट टर्म है तो इतने पे होगी, लॉन्ग टर्म है तो जितना में खरीदा था उतना ही पे होता रहेगा। टेम्पररी डिक्लाइन को हम ध्यान नहीं देते। ठीक बात है, दोनों ही बातें हम लिख देंगे कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। ठीक है, आंसर आपको समझ आया कि गोल्ड सिल्वर में तो कॉस्ट पे क्योंकि लॉन्ग टर्म है, शेयर में अगर शॉर्ट टर्म है तो 225, लॉन्ग टर्म है तो जो है सो है 250, तो 250। इसी पे बेटा नवंबर 2020 में क्वेश्चन आ गया, ये देखो नवंबर 2020 में बेटा जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि कॉस्ट इतनी है, आउट ऑफ विच दिस मच शेयर परचेज फॉर इंटेंशन टू सेल विद इन 6 मंथ, यानी कि शॉर्ट टर्म, टेम्पररी करंट, और 25 लॉन्ग टर्म। कंपनी के पास गोल्ड और सिल्वर भी बहुत पहले से पड़ा हुआ है, 1 साल पहले से, मार्केट वैल्यू 2020 के लास्ट में ये है। अब देखिए इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया, तो लॉन्ग टर्म मान लें, लॉन्ग टर्म मानेंगे तो इसकी वैल्यूएशन 1 लाख और 30 लाख पे होगी, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। रही बात 25,000 शॉर्ट टर्म की और 25,000 इसकी, तो देखिए इसका आ रहा है 23,750, इसका 23,750। अब चूंकि ये डिक्लाइन टेम्पररी नेचर का है तो लॉन्ग टर्म वाला तो 25 पे वैल्यू होगा, उसका मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले की वैल्यूएशन टेम्पररी हो या कुछ भी हो विच वे लोअर पे करना है, और लोअर है 23,750। तो फिर से सुन लो, एक 23,750 होगा, एक 25,000 होगा, एक 1 लाख होगा, और एक 30 लाख होगा, ये हमें दिखाना है। अब लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं बेटा, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, रिक्लासिफिकेशन। सभी तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए, थोड़ा सा बेटा आप ध्यान देंगे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ABC Limited wanted to reclassify its investment in accordance with AS13 and decide। गौर से देखो, करेंट से कहां जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस ये है और कॉस्ट ये है, गौर से देखो। ये देखो तो बेटा, अगर करेंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं
तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच बाई लोअर, सही बात है। तो ये कॉस्ट है, ये फेयर वैल्यू विच बाई लोअर, तो वैल्यूएशन कितने पे होगी, 20 पे होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक और करंट है, उसको लॉन्ग टर्म में ले जा रहे हैं, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच बाई लोअर, फेयर वैल्यू पे होगी, लॉस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहे हैं, तो पढ़िए क्या लिखा है, कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ये है बेटा कॉस्ट, और आज बुक वैल्यू इतनी है, तो विच बाई लोअर 12 पे इसकी वैल्यूएशन होगी। बाकी लॉस माना, बुक वैल्यू वही है तो लॉस मानने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूएशन 12 इतना पता है। तो देखो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म जाओगे, कॉस्ट और बुक वैल्यू सी बी, लेकिन यहां जाओगे तो याद करो सी एफ, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू कर सकते हैं सी एम, इन दोनों में देखना है, इसमें सी बी देखना है। चलेगा, आ जाओ एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, ये तो बड़ा मजा आता है मुझे बनाने में। लॉन्ग टर्म, ओहो, कॉस्ट बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं, विच बाई लोअर 6.5, 7 क्या है ये, करंट है, फेयर वैल्यू 8 है, बुक वैल्यू 7 है, तो 7 फेयर वैल्यू 8 है, 7 और लॉन्ग टर्म है ना, इससे मतलब नहीं है, 7 7 और 7 7 पे वैल्यू होगा। करंट से जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में एकदम फटाफट, कॉस्ट 10 है और मार्केट वैल्यू ये है, विच बाई लोअर 10 पे वैल्यू होगा, हो गया काम खत्म। अब चांस तो नहीं है, लेकिन एक इस तरह का क्वेश्चन भी शायद बेटा कभी आ जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं अब तो आ नहीं रहा। अब कैसा आ रहा है पहले वो दिखा दूं, चलो पहले वो दिखाता हूं, कैसा क्वेश्चन आ रहा है वो दिखा देता हूं। ये देखो, कैसे क्वेश्चन आ रहा है वो दिखा रहा हूं। आया तो शायद था आपकी बार यार, मुझे मिल क्यों नहीं रहा, देखने दो, मेरे मन किसी कोने में याद आ रहा है कि आया तो था। नहीं मिल रहा है, चलो छोड़ो, मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो मैं दिखाना चाहता था, शायद नहीं आया था, अब कम आ रहा है। पहले तो एक समय हुआ करता था कि बिना इन्वेस्टमेंट चैप्टर के पेपर पूरा नहीं होता था, पेपर है तो इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बेटा पहले आते थे। देखो आ तो अभी भी सकता है क्योंकि स्टडी मटेरियल में है, ठीक है ना। चलो देखो, 1000 पहले से शेयर थे 100 रुपए वाले, ये ब्रोकरेज है, अब आपने पढ़ा है ब्रोकरेज तो में जोड़ना ही है, और बाकी जो कॉस्ट है वो भी ये है। तो देखो ना बेटा, 1000 गुने 120, 1,20,000 खरीदा, 2% ब्रोकरेज यानी कि 2400, और जितनी भी कॉस्ट है उसको 100 से भाग दो, 50 से गुना करो, 120.5, 600 और लगा लो, तो 1,23,000 आपकी कॉस्ट हो गई। तो 1,23,000 तो आप भले यहां दिखाएंगे,
याद रहेगा भाई, परचेज किया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन करेंगे। बोनस डिक्लेयर किया 1:2, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका कोई अमाउंट नहीं होता, ठीक ना। तो हमने बोनस डिक्लेयर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई अमाउंट तो है नहीं बेटा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में 1:2 के रेशियो में रखिए, यहां पे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने बाद में, बिफोर ये शेयर था, बाद में ये है, तो बाद में तो 90 से बिकेगा। बोनस शेयर बेच दिया 90, जिसमें ब्रोकरेज 2% कट गया। तो बेटा जी इधर आ जाओ, बोनस शेयर हमें कितना मिला था देख लो भाई एक बार, 50,000। 90 के हिसाब से बेच दो, वैल्यू है तो एक जीरो काट दो, 5,000 90 के हिसाब से बेच दो, 100 का शेयर है क्या, ये 100 का है, 2 जीरो काट दो, 45,000 लेस ब्रोकरेज कर दो 2%, 900, यानी कि 44,100 में बेच दिया। इसे यहाँ दिखा दो। अब बचा है उसकी वैल्यूएशन करनी है। एवरेज कॉस्ट का तरीका मैंने बताया था, देख लो 1.5 लाख की कॉस्ट है 1.23, तो बेटा अगर 1.5 लाख की कॉस्ट है 1.23, समझ रहे हो, 1.5 लाख की कॉस्ट है 1.23, तो 1 लाख की कितनी होगी, 82,000। मार्केट वैल्यू 90,000, विच बाई लोअर बताओ, विच बाई लोअर 82 है, तो 82 पे आप इसकी वैल्यूएशन कर दो, जो बचे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सुना आपने, जो बचे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। हो गई बात, या कोई दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारा तरीका है जिसके अनुसार से हम अपनी बातें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, जिसमें राइट फाइट सब हो, मैं करा देता हूं। ये बड़ा फेमस है, सुंदरलाल जी, 25,000 शेयर इनके पास है पहले से, ठीक है। तो ये ओपनिंग है बेटा, एक बार मैं और ओपन करता हूं, यहां पे आंसर देखिए, 25,000 शेयर है, तो ये हमारा हो गया 375। सब लोगों को दिख रहा है, आगे बढ़िए। 20/6 को परचेज 5,000 शेयर, 16 रुपए पर शेयर, 5,000 शेयर है ना, 16 रुपए पर शेयर। अनाउंस बोनस एंड राइट इशू, तो पहले ये परचेज की एंट्री कर लें, 5,000 एट रेट 16 चलेगा। अब इसी डेट को बोनस इशू हो रहा है, बोनस इशू का क्या है, 1 और 6 30, 16 8 को। तो देखिए मेरे पास 30,000 शेयर हैं, 1/6 का मतलब 5,000 होता है, दिखा दो 5,000, क्या ही दिक्कत है। अब राइट शेयर की बात करते हैं, 3 और 7, तो टोटल हमारा 35,000 हो गया, 3/7 करते हैं, 15,000 हो गया। अभी जो 15,000 है, ठीक है ना बेटा, तो 15,000 का कितना लेना है, हमने कितना खरीदा आओ देखते हैं, 1/3 तो बेच दिया, तो इसका मतलब 2/3 खरीदा, 10,000 शेयर खरीदा, और खरीदने का रेट है 15 रुपए, तो 10,000 शेयर खरीदा, 15 के रेट से खरीदा, तो बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट चलेगा बेटा। और आगे आइए, बाकी को हमने बेच दिया 2 रुपए के हिसाब से, तो 5,000 गुने 2, और हमने पढ़ा है कुछ नहीं बोले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आने की जरूरत नहीं है। अब मेन बात ये पढ़िए, साल के लास्ट में 20% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ और हमें यहाँ मिला है। जो बाद वाले शेयर हमने खरीदे हैं उसके लिए तो प्री एक्विजिशन है, और प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने पढ़ा है, हम इन्वेस्टमेंट में दिखाते हैं। तो देखो आपको डिविडेंड बेटा ध्यान देने की बात है, ना तो इस पे मिलेगा ना इस पे मिलेगा, क्योंकि इस साल का है। अब 25,000 का जो मिलेगा 2 रुपए के हिसाब से, ठीक है, वो तो आपके डिविडेंड में चला जाएगा पीएल में, और 5,000 पे जो मिलेगा वो कॉलम हमने नहीं बनाया, डिविडेंड का कॉलम बनाते तो यही आता, गुने 2, तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। और बाद में क्वेश्चन में बोला है कि हमने सेल किया
भाई तो प्रीमियम पे सेल किया जाए तो प्रीमियम पे सेल किया है तो एट रेट 15 रुपये कर लो। आगे बताइए, ठीक ना। अब हमें लास्ट में कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच वे लोअर की बात करनी है तो कॉस्ट निकाल लो। इसको हम करेंगे टोटल, ठीक है। मैं देख रहा हूं 375 प्लस 80 प्लस 150, 6,05,000, 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10, कितना हो गया बेटा? 45। अब 45 की कॉस्ट है इतनी, ठीक है बेटा जी, जिसमें से मुझे रिकवरी मिली है 10,000। तो बेटा अभी जरी कॉस्ट निकाल सकते हो, 6,05,000 माइनस 10,000 की रिकवरी हुई है डिवाइडेड बाय 45 गुने 20,000, तो हमारी कॉस्ट आ रही है 266,400। कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइडेड बाय 45 और गुने 20 कर देना है। यहां डाल दिया, बैलेंसिंग फिगर अपने आप क्या निकल गया बेटा? प्रॉफिट या लॉस। तो इस तरह से हम बैलेंसिंग फिगर अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मार्क कर लीजिएगा, खूब ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। कुछ नहीं, इस एस को तो बिल्कुल चबा जाइए, एग्जाम में आए तो बनना ही चाहिए, नहीं बनने का कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा एक और तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर, कि हम ओन डिबेंचर खरीद सकते हैं या किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीद सकते हैं। ओन डिबेंचर तो आपने वहां पढ़ा है फाउंडेशन में, यहाँ पे किसी और के डिबेंचर खरीद लिया, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट की तरह ही, बस वहां डिविडेंड है, यहाँ पे इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ज्यादा मैंने दे दिया क्योंकि पास्ट ईयर का था ना, बहुत आता था, तो मैंने जब किताब बनाई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन दे देना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। पिछले 5 अटेम्प्ट में एक में भी इन्वेस्टमेंट का बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद अब आने के चांसेस भी नहीं है। चलो देखो भाई, 12% डिवेंचर खरीदा, इंटरेस्ट सितंबर और मार्च में पेएबल है, आपने 1 दिसंबर को खरीदा। अब 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल गया है, 1 दिसंबर को आपने खरीदा, तो भाई इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट तो एक्रू हो चुका है। तो वो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है ना, कम इंटरेस्ट का मतलब इसी के अंदर शामिल है, लेकिन इंटरेस्ट है, तो हम करेंगे 10,000 गुने इतना, ब्रोकरेज भी लगाएंगे, सब लगाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट को हम अलग कर देंगे, ठीक। और इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डी आर, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट। करके दिखाऊं? चलो करके दिखाते हैं। ये लो, आपने खरीदा, उसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज दिया, ये जोड़ लीजिए। तो खरीदा, थोड़ा सा ब्रोकरेज दिया, इसे आप जोड़ लीजिए। इंटरेस्ट तो मैंने पहले ही हटा दिया। फिर आपने बेचा, आपने बेचा, उसमें से ब्रोकरेज घटाइए, इसे दिखाइए। आपने बेचा, ब्रोकरेज दिखाइए। अब देखो ना, सारा के सारा बिक गया, तो जो डी इंटरेस्ट है वो पीएल में जाएगा, और जो बैलेंस बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उस वाले कॉलम में जो बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो बेटा यही सब है, थोड़ा सा देख लीजिए, फीफो लीफो वगैरह, चांसेस कम है। ज्यादा तो जो मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए हैं ना, वही क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत है, इधर वाले क्वेश्चन का वैल्यू थोड़ा कम हो गया। रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए बेटा। अब बताइए अब आगे क्या करना है। कल कुछ ब्रांच के डिवेंचर के क्वेश्चन करा दूं, तो चलिए हम लोग कल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे, यही टारगेट रहेगा कल। शेयर वाले क्वेश्चन आज आप कर लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर मैं थोड़े कल करा दूंगा, और मौका मिला तो ब्रांच शुरू करूंगा, नहीं मौका मिला तो कल ब्रांच शुरू नहीं होगा, अगली क्लास में ब्रांच शुरू। कल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर आएगा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन अगर आ गया तो ठीक ना।
अब बच्चों थोड़ा, कई बच्चे बता रहे हैं सर टाइमिंग दिन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हमने काम किया है। अब आगे से, आज से, अब अकाउंट तो आज पढ़ा दिया, लेकिन आगे से टाइमिंग 5 to 6 बेटा एडवांस अकाउंट, 6 to 7 कॉस्टिंग। बच्चे बोल रहे हैं सर दिन में ना हम थोड़ा सा पढ़ने, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं तो थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो हमने शाम में अब कर दी है, ठीक है ना। बच्चों की डिमांड पे, मेरा तो क्या, मैं तो खाली हूँ, आप जब कहेंगे मैं पढ़ा दूंगा। तो बच्चों ने बोला है कि ये कर दीजिए। क्या होगा मैं बता देता हूँ। कल तो एएस होगा 13, फिर ब्रांच शुरू होगा, और ब्रांच खत्म होने के बाद फिर मैं आपसे बातें करूंगा कि आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, फिर हम उसके हिसाब से पढ़ा देंगे। से बाई बैक हम यही सोच रहे हैं कि दिवाली से पहले छोटे छोटे चैप्टर थोड़े से मैं आपका निपटा दूं, से रिकंस्ट्रक्शन, और नहीं इसके बदले कहेंगे तो कंसोलिडेशन करा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहेंगे, ठीक। और कॉस्टिंग की जहां तक बात है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज भी चलेगा, आज लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड चलेगा, जरूरत पड़ा तो मटेरियल भी थोड़ा बताऊंगा। कल ओवर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे मार्जिनल, और उसमें भी कम से कम 3 क्लास ही लेंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे बजट, और उसमें भी 3 क्लास ही लेंगे। यही टारगेट है, यही करने का इरादा है दिवाली से पहले, ठीक रहेगा। अब कितना दिन है ही, 20 तारीख से पहले ये सब करा देते हैं, फिर दिवाली के बाद आप जैसे कहेंगे मटेरियल या और भी कोई चीज़ तो कर लेंगे।